जैसे कि आप कर रहे थे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके अंदर आपने क्या किया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दो वेव ले ली, लाइट वेव, y1 a sin ओमेगा t, y2 b sin ओमेगा t प्लस फाइव, थोड़ा सा फेज डिफरेंस ले लिया उनके बीच में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद आपने कल के आर्टिकल में ये कर लिया था, y इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, r sin ओमेगा t प्लस थीटा। लेकिन ये आया कैसे था, जब आपने ये दो वैल्यू पुट करी थी, a प्लस बी कोस फाइव इज इक्वल टू आर कोस थीटा ले लिया था, और b साइन फाइव को लिया था आपने आर साइन थीटा। तो स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर और ऐड करिए आप इन दोनों को। स्केयर और ऐड करने के बाद आप देखोगे कि आर स्केयर यहाँ से कॉमन आकर ये दोनों इक्वेशन का स्केयर करा था और ऐड किया था, तो आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप देखोगे कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस, ये प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को भी स्क्वायर और ऐड करना है, स्क्वायरिंग करिए इसकी, a प्लस बी कोस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो a प्लस बी कोस फाइव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कोस फाइव, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म को इकट्ठे रख लेना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, प्लस ये जो रेस्ट वाली क्वांटिटी थी ये इधर आ जाएगी 2ab कोस फाइव। इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव के एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, ए एंड बी, प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी इक्वेशंस को इंटेंसिटी की टर्म में लिखेंगे। ये किसमें, एम्पलीट्यूड में। 9th क्लास में साउंड चैप्टर में बताया गया था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल ले लेते हो आप, साथ में कांस्टेंट भी होता है, लेकिन कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हो। मींस जो इंटेंसिटी होती है वो के ए स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर साथ में कांस्टेंट, और यू कैन से एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। तो ये एम्पलीट्यूड है आपके, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, इंटेंसिटी का फार्मूला बना सकते हो। के की वैल्यू खत्म कर लीजिए क्योंकि आर भी एम्पलीट्यूड है। अगर आप ये फार्मूला लगा भी लेते हो तो सबके लिए देखिए क्या लगेगा फार्मूला, I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, पुट करिए I2 इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, और I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर भी तो है ना यहाँ पे, ये भी तो एम्पलीट्यूड ही है, एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी देखो ये अंडर रूट इधर आकर स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो के से के क्या हो जाएगा, इधर भी के होगा, के कॉमन आकर कैंसल, तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर लीजिए, I1, बी की जगह पर I2, और आर स्क्वायर की जगह पर I, ये पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू अंडर द रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2ab की क्या होगी वैल्यू, स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2I1 I2 cos फाइव। यही बनेगी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, चलो
बाकी ये एम्पलीट्यूड के लिए है, ये इंटेंसिटी के लिए। अगर जरूरत पड़े तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब अराइज होंगे? जब दो लाइट आपस में मिलेंगी, कोहेरेंट सोर्स से जो निकलेंगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनाएगा और डिस्ट्रक्टिव। मैंने बताया था क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर पड़ेगा तो कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ ट्रफ के ऊपर पड़ेगा तब भी कंस्ट्रक्टिव, बट जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो आप कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे आप? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। फॉर कंस्ट्रक्टिव, और इधर मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्ट्रक्टिव। थ्योरेटिकल चलेंगे अब, इसके बाद जितने भी आपके आर्टिकल होंगे ना, थ्योरी ज्यादा होगी, डेरिवेशन बस एक दो आर्टिकल रह गए। आप कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा, मैक्सिमम कह सकते हो, ब्राइट के लिए यूज करते हो, है ना? ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी बातें ये। तो मैक्सिमा कब होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमा कब होगा, एम्पलीट्यूड रिजल्ट वेव का जो अभी आपने इक्वेशन बनाई है, फार्मूला था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई अंडर द रूट। ए और बी वेव के एम्पलीट्यूड्स है, कोस फाई क्या है? एंगल, और कोस फाई की वैल्यू वेरी कहां से कहां करती है? -1 to +1। तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? +1। ठीक है, तो मैक्सिमम लेने के लिए कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +1। यस और नो? इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? मिनिमम और कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। तो पहले इसको पढ़ते हैं, साथ के साथ वो हो जाएगा। कोस फाई, फाई की वैल्यू क्या पुट करें कि +1 आ जाए? 0 पुट करेंगे +1 आ जाएगा। उसके बाद 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से चलेंगे ये वैल्यू। यस और नो? कहां तक? 2n पाई तक। कहां तक? 2n पाई तक आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद पाथ डिफरेंस, और इसके बारे में हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। जो ये आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस। जब दो वेव चलती है तो उनका कोई वेव ज्यादा ट्रेवल करती है तो कोई कम, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस आ जाता है। और ये पाथ डिफरेंस आपका फेज डिफरेंस के साथ आप इसको कंपाइल करके पढ़ेंगे। कैसे? फेज डिफरेंस के लिए क्या लेते हो आप? फाई लेते हो। ठीक है, फाई एंगल क्या होता है? 0 पाई 2 पाई, इस तरह से लेते हो आप। एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को कैसे लेते हो आप? लैम्डा से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज समझिए कि आपने एक वेव के बारे में पढ़ा क्या था पहले। ये एक वेव होती है, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। एक बार क्रस्ट और एक बार ट्रफ। और यहाँ से यहाँ तक पूरे साइकिल में कितना इसने फेस कवर करा है? 2 पाई। कितना? 2 पाई। यानी कि एक लैम्डा होगा तो वो किसके इक्वल ले सकते हो आप? 2 पाई। अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ तो फेज डिफरेंस कितने का होगा उसके बीच में? 2 पाई का, यानी कि 360 डिग्री का। यस और नो? ठीक है ये बात। इफ एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीच एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर, तो फेज डिफरेंस को क्या लेंगे? फाई। तो एक्स और फाई, एक्स पाथ डिफरेंस का काम करेगा, फाई फेज डिफरेंस का काम करेगा। और आपको पता है जो पाथ डिफरेंस है वो किस में लिए जाएंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा बाय 2, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही फेज की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा हुआ तो 2 पाई, ठीक है, 2 लैम्डा हुआ तो 4 पाई, लैम्डा बाय 2 हुआ तो सिर्फ पाई, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 2 पाई लेती है।
तो यहाँ से जो इसकी रेशो होगी वो वेव के जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा हुआ है हर एक कंडीशन में क्या होगी, सेम होगी, हर एक कंडीशन में सेम होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x अपॉन लैम्डा x अपॉन फाई यानी कि रेशो ऑफ पाथ डिफरेंस अपॉन फेज डिफरेंस क्या हो सकता है? कम से कम वैल्यू लेके देख लेते हैं, एक लैम्डा और नीचे 2 पाई, इसकी रेशो इज इक्वल टू इसकी रेशो, कोई भी वैल्यू हो सकती है लैम्डा की, 2 लैम्डा 3 लैम्डा जो मर्जी ले, ऐसे ये हो जाएगी। तो इन दोनों की रेशो हमेशा क्या आएगी, x अपॉन फाई से, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स की बात चल रही है। ठीक है, ओके। तो x अपॉन फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई। फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या पुट कर सकते हो आप, फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए इनमें से जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाथ डिफरेंस। ठीक है, मतलब दो वेव के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हो कि हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बने, यानी कि क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर डले उस वेव का। देखिए यहां से कोई वेव चली है, ओके, पहले उसने क्रस्ट बनाया, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, ऐसे यहां से भी कोई वेव चली है, ये दोनों एक पॉइंट पर मिली है यहाँ पर आकर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट पड़ेगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो उसके लिए कंडीशन बनाई गई है कि अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस किसका हुआ, या तो 0 हुआ या 2 पाई का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, या फिर 2 लैम्डा हुआ। ठीक है, इस तरह से, या फेज डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये हुआ, तो उसकी जो फ्रिंज बनेगी, इंटरफेरेंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कैसा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। तो इसी चीज को अगर फाई की वैल्यू आप ये सारी रखते हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव कंडीशन मिलेगी, यानी कि फाई की वैल्यू आप लास्ट में 2n पाई रख दीजिए अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो x इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, रखते चले जाइए। तो इस कंडीशन में अगर पाथ डिफरेंस मेरा लैम्डा हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव बनेगी, x की वैल्यू n की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 लैम्डा हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव बनेगा, x की वैल्यू 3 लैम्डा हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव बनेगा। और इसका मतलब क्या है, ये समझिए अब यहाँ से कि एक वेव यहाँ से चली, इसने एक बार क्रस्ट एक बार ट्रफ, फिर एक बार क्रस्ट एक बार ट्रफ, ये इसके पास 3 लैम्डा हो गए, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से एक वेव कोहेरेंट सोर्स में सेम होते हैं, है ना। यहाँ से जो वेव चली, एक दो तीन, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4, यहाँ से बनाइए 1 2 3 4, इस पे कितने लैम्डा हो गए हैं यहाँ पर, 4। ठीक है, लैम्डा 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 लैम्डा। तो इन दोनों वेव के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आया, 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा का। और फेज डिफरेंस की बात करें तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना हो गया, 8 पाई, माइनस इसके कितने होंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, तो ये कितना आएगा, 2 पाई का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि अगर हमारा दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये रहेगा, तो हमारी जो इंटरफेरेंस बनेगी वो कैसी बनेगी, कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम आएगा, ब्राइट आएगा। इसी तरह से इसका रिवर्स पढ़ेंगे, इसके रिवर्स में क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव डार्क कब बनेगा, यू नो वेरी वेल कि जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर डलता है,
ठीक है। तो फाई की वैल्यू -1 कब आए, ओ कोस फाई -1 कब आएगा, जब फाई की वैल्यू क्या होएगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और इस तरह से चलते जाइए कहां तक, 2n-1, ओड के लिए क्या होती है 2n-1 पाई, ओड के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से फिर दोबारा से यही लॉजिक, सब कुछ यही होगा। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई, बट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको फाई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2n-1, 2n-1 पुट करनी पड़ेगी। तो लैम्डा पाई की जगह पर 2n-1 पाई अपॉन 2 पाई, कैंसल, तो ये आ गया आपके पास 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहां से थोड़ा सा समझिए, अगर n की वैल्यू 0 तो रख दी थी हमने पहले, अब n की वैल्यू को 1 पुट करिए, n की वैल्यू पहले 0 पुट कर चुके हैं, 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 -1 1 लैम्डा बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाय 2। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 2 2 4, 4 -1 3 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 लैम्डा बाय 2। तो एक सीरीज चल पड़ेगी इस तरह से जिसमें लैम्डा का डिफरेंस होगा, यू नो वेरी वेल, 1, ये हाफ हो गया, और ये 3/2, ये 5/2, तो इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 1 का डिफरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव को शो करेंगी। तो ऐसी n की वैल्यू अगर n पुट कर दी जाए तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर n तक चलेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये आ जाएगा जो यहाँ पर है। तो ये रिजल्ट होगा आपका कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ये रिजल्ट होगा आपका डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब थोड़ा सा और इस पे माइंड लगाइए, कंस्ट्रक्टिव जब n की वैल्यू 0 ली थी तो कैसी फ्रिंज थी आपके पास, ब्राइट, कैसी थी, ब्राइट, जब n की वैल्यू 0 थी, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आया था, x इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू पाथ डिफरेंस कितना आया था, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा पहले आता है या लैम्डा बाय 2, 0 के बाद, ठीक है, कौन आएगा इन दोनों में से पहला, डार्क वाला, लैम्डा बाय 2, यहाँ पर डार्क बनेगा, पहले ब्राइट फिर डार्क, इधर भी लैम्डा बाय 2, फिर यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, फिर दोबारा से ब्राइट आएगी, क्योंकि ब्राइट के लिए रेड कलर ले रहे हैं आप, लैम्डा पर, ऐसे ही ब्राइट पर लैम्डा, ठीक है, ये सेंट्रल हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट। उसके बाद 1 के बाद 2 देखिए, 2 पे 3 लैम्डा बाय 2 पहले आता है, फिर 2 लैम्डा, तो इसके बाद फिर दोबारा से डार्क D2 बनेगा, ये होगा 3 लैम्डा बाय 2, फिर दोबारा से D2 3 लैम्डा बाय 2। इसके बाद सेकंड ब्राइट आएगी, वैल्यू 2 लैम्डा, सेकंड ब्राइट वैल्यू 2 लैम्डा। इस तरह से ये एक पैटर्न बनेगा जिसको बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। कब आता है ये, जब दो वेव आपस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ ऐड होती है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरफेरेंस का टॉपिक, जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस बताई गई।
तो कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, सिंपल सीरीज लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में फाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये ओड के लिए चलेगा, ठीक है, बिल्कुल ही। देखो ओड मल्टीपल हो रहा है सबके साथ, 1 3 5, सिर्फ ओड मल्टीपल, इसमें दोनों टाइप के मिल रहे हैं आप। इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन। किसके लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए। जितना भी हो जाएगा एक टॉपिक, ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर मैथमेटिक्स है इसमें। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ करेंगे। फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। करिए ये डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, यहाँ इसको नाम दे दीजिए S1, इसको नाम दे दीजिए S2। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, YDSC भी बोलते हैं इसको, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2 स्लिट लेकर उसमें क्या बनाए, कोहेरेंट सोर्स बनाए, या आपने सोर्स S ले लिया। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन जो कि D डिस्टेंस पर होगी, ठीक है, मीटर्स में कह लो आप, वाइड होगी, थोड़ा इससे दूर होगी, बट जो इनके बीच का गैप है ये बहुत कम होगा, मिलीमीटर में, बहुत कम। इसको आप बहुत छोटा गैप लेंगे इसका, स्मॉल डी, लिख लीजिए D इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल T, ठीक है, इसके कंपैरिजन में D की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो ये सोर्स है, यहाँ से क्या होगा, लाइट चलेंगी, ठीक है, चलेगी इस तरह से, दोनों ट्रेवल करेंगी सेम पाथ, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, ये सामने बिल्कुल। क्या होगा, ये लाइट जब इन 2 स्लिट्स पर आएंगी S1 और S2, ये बहुत पतले होंगे, बहुत पतले, बहुत बारीक, बिल्कुल एक पेन से कह सकते हो आप, पेंसिल की नोक से, ठीक है, ऐसे आपने एक स्क्रैच मार दिया, जैसे ये कोई शीशा, ये ऐसे स्क्रैच मार दिया, उसके बिल्कुल पास एक और स्क्रैच मार दिया इस तरह, और उसके बाद उसमें से क्या करा आपने, लाइट पास करी, बाकी सब आपका क्या होगा, डार्क होगा, कोई लाइट मतलब उसमें से पास नहीं होगी, सिर्फ उन स्लिट में से होगी। जब वो स्लिट में से लाइट जाएगी तो क्या होगा, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो यहाँ से जो लाइट होगी, यहाँ से जाने के बाद उसने तो बिल्कुल यहाँ पर स्पॉट बना देना चाहिए था, यस और नो, यहाँ पर इसी तरह से इसको यहाँ पर बना देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन
इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। जब इस तरह का काम किया गया, बहुत ज्यादा बारीक स्लिट, ये नैरो स्लिट ली गई, नैरो लेनी होती है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए, वेरी लेस गैप। ये दोनों चीजें याद रखना, नैरो और लेस गैप, ठीक है। ये दूर होगा, ये जब दूर होगा तो क्या देखते हो, जहां पर ये लाइट यहाँ पर पड़ी थी स्पॉट पर, ठीक है, यहाँ पर तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिल गई, लाइट पड़ रही है, ब्राइट मिल गया, लाइट पड़ रही, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा, जहां पर ये डलेगा वहां पर ब्राइट, बट इसके साथ में ही आपको एक डार्क भी मिलेगा। ऐसे ही इसके साथ में भी डार्क मिलेगा। ये रेड हो गया, फिर डार्क, किस तरह से, फिर दोबारा से यहाँ पर इसके साथ में, बिल्कुल साथ साथ कर ले इनको, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, बिल्कुल साथ साथ करते, ब्राइट मिलेगा, उसके साथ डार्क इंटरफेरेंस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क बन जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ब्राइट बन जाएगा, इस डार्क के साथ भी यहाँ पर ब्राइट बनेगा, उसके बाद फिर दोबारा से पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या है, सेम। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम लेना है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा, तो जितने भी इसके क्रस्ट तरफ बनेंगे इस वेव के, यहाँ से भी जितने मर्जी क्रस्ट तरफ बने, तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी कि S1P इज इक्वल टू क्या आएगा, S2P। जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ये करेगा, तो S2P माइनस S1P क्या रहने वाला है, 0, जिसका मतलब है डेल्टा एक्स 0, पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ तक पढ़ा है हमने कि सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनेगा और उसके साथ साथ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, जो अभी अभी मैंने इससे पहले आपको मैथमेटिकल बताया भी था उसका, कि लैम्डा, लैम्डा बाई टू पहले आएगा, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा बाई 2, उसके बाद 3 लैम्डा, ठीक है। एक बार कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको कल, और सभी बच्चे अपना स्कूल के लिए तैयार हो जाइए, स्कूल में जाना जरूरी है बेटा आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस।